कि आप लोग संविधान किसे कहते हैं, क्या होता है संविधान, क्या होता है संविधान, और भारत में ये कैसे पैदा हुआ, हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि देखो बेसिक चीजें दिमाग में पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें नॉलेज होनी चाहिए। आपको खुद लगेगा कि जो पढ़ रहे हैं ना उससे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, पर कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे ये तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो सारी फैक्ट्स को लेकर चलेंगे, इजी से लेकर हाई लेवल तक के फैक्ट्स हम लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सबको राम राम। हाँ, मैं एक्चुअल में बिल्कुल एल शास्त्री जी बीच बीच में याद दिलाते रहना, मैं धीरे धीरे पढ़ाती रहूंगी, निश्चिंत रहो, स्पीड नहीं रहेगी मेरी तेज। देखो संविधान किसको कहते हैं, संविधान जो है वह नियमों की एक क्या है, पुस्तक है। आप ये कह सकते हो नियमों की पुस्तक हो सकती है या एक नियमावली, मतलब नियम हो सकते हैं। अगर लिखित है तो पुस्तक हो जाएगी। जैसे कि अगर हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, अगर हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं तो नियमों की एक पुस्तक, नियमों की एक पुस्तक जिससे देश को संचालित किया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, नियमों की एक ऐसी पुस्तक जिससे देश को चलाया जाता है, देश को संचालित किया जाता है। अब बात को समझना, इधर आओ। जैसे कि मान लो घर में एक किताब है, घर में एक किताब है, उस बुक में साफ साफ लिखा है, नियम बना रखे हैं। जैसे कि घर में भी हमने क्या कर रखे हैं, नियम बना रखे हैं। ठीक है, उन नियमों में बात को समझना। जैसे कह रखा है कि सुबह 5 बजे सबको उठना है, 8 बजे सब अपने अपने ऑफिस जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 5 बजे आपको उठना है, 8 बजे आपको ऑफिस जाना है, 8 बजे आपको ऑफिस जाना है, शाम को 8 बजे बाद घर से बाहर किसी को नहीं निकलना। तो ये क्या है, घर के कुछ नियम होते हैं। ठीक है ना, नियम है, जैसे हो सकता है मेरे घर में हो सकता है आपके भी घर में हो। तो देखो ये एक नियम बना रखे हैं, इस नियम से घर चलता है, इस नियम से क्या होता है बच्चों, घर चलता है। ठीक है, वैसे ही इन नियमों से घर चलने की बजाय क्या चलता है, देश चलता है। देश के नियम ध्यान से सुनना, मैं आपको इस पुस्तक के बारे में बता रही हूं जिसका नाम है संविधान। इस पुस्तक का नाम संविधान है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया देश को संचालित करने या देश का एक अध्यक्ष होगा जो कि होगा राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को सभी कार्यों में सहायता देने के लिए एक होगी मंत्रिपरिषद, और उस मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होगा, प्रधान व्यक्ति। अगली बात, देश में कानून बनाने के लिए संसद होगी। फिर कहा राज्य में, ध्यान से सुनना, राज्य में सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च व्यक्ति कौन होगा, राज्यपाल होगा, और राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुख्यमंत्री प्रधान होगा, और राज्य में विधानमंडल, ध्यान से सुनना, राज्य में विधानमंडल कानून निर्माण के कार्य करती है। अब देखो इस पुस्तक से, इस पुस्तक के नियमों से घर चला, तो इस पुस्तक के नियमों से हम क्या चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। तो मैंने आपको केवल अभी तक यही समझाया है कि संविधान क्या है, संविधान क्या है। अब देखो संविधान नियमों की एक पुस्तक है जिससे देश को संचालित किया जाता है, बस इतना ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं संविधान विशेष की। तो संविधान होना चाहिए, मतलब संविधान का सबसे पहला विचारक या प्रतिपादक कौन था, सबसे पहले किसके दिमाग में यह आइडिया आया। ठीक है, किसके दिमाग में यह आइडिया आया कि संविधान होना चाहिए, किसके दिमाग में यह आइडिया आया, तो यह आया आइडिया सर हेनरी मैन। यह आइडिया किसके दिमाग में आया, सर हेनरी मैन। तो संविधान का प्रतिपादक या संविधान का विचारक, संविधान होना चाहिए। अब देखो लिखित संविधान की व्याख्या यहाँ ज्यादा विशेष है। ठीक है ना, प्रतिपादक कौन है, विचारक, तो वो कौन होगा बच्चों, सर हेनरी मैन। अब बात ध्यान से सुनना, इस सर हेनरी मैन की बात को सबसे पहले किसने माना था, बताओ। इस सर हेनरी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला प्रथम लिखित संविधान किसने गठित किया है। देखो बच्चों ध्यान से सुनना,
संविधान लिखित एक देश का नहीं, बहुत से देशों का है। ठीक है, लिखित संविधान जो है वो बहुत से देशों का है। लिखित संविधान बहुत से देशों का है, परंतु सबसे पहला किसका है? अमेरिका का। कब हुआ? 1789 में। कब घटित हुआ? 1789 में। अब मेरी बात को एक बार फिर गौर करना। आपने इतने दिन ये पढ़ा है संविधान, आज मैं आपको बताती हूं संविधान दो प्रकार का। संविधान दो प्रकार का कैसे? मौखिक और लिखित। दो प्रकार का कैसे होता है? एक होता है मौखिक, एक होता है लिखित। मौखिक संविधान वो जो लिखा नहीं गया, और मुझे पता है, आप सबको पता है कि मौखिक संविधान किसका? मौखिक संविधान किसका? ब्रिटेन का, जो लिखा नहीं गया है। मैं बात करूं लिखित की, तो लिखित संविधान किसी एक देश का तो है नहीं, बहुत से देशों का लिखित है। हम कुछ का नाम लिख लेते हैं। अमेरिका जिसने पहला लिखा, और एक और भारत। फिर ध्यान से सुनना, लिखित संविधान बहुत से देशों का है। लिखित संविधान बहुत से देशों का है, पर हमने यहाँ अमेरिका और भारत की ही बात लिखी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो, सबसे पुराना संविधान, तो सबसे पुराने संविधान की व्याख्या में कौन आया बच्चों? ब्रिटेन आया। क्यों आया? क्योंकि ब्रिटेन का संविधान लिखा नहीं है, और जो लिखा नहीं है उसकी कोई तारीख नहीं होगी। ये लिखा नहीं है तो इसकी कोई तारीख नहीं है, तो ये सबसे पुराना माना जाता है। अगर हम इसे पुराना कहेंगे, एक तरह से मौखिक संविधान जो सबसे पुराना है वो ब्रिटेन। अगर लिखित संविधान सबसे पुराना, तो मुझे बताओ लिखित संविधान में सबसे पुराना किसका है? अमेरिका का। अब मुझे ये बताओ नवीनतम संविधान किसका है? मतलब लिखित संविधान अमेरिका का तो सबसे पहला है, प्रथम, ठीक है ना। और सबसे नया, नया किसका है? नवीनतम किसका है? नवीनतम नेपाल का है, जो कि अभी आपके 2015 में ही गठित किया गया था। ठीक है ना। तो अमेरिका का हम देख ही चुके। अमेरिका का 1789 में सबसे पहला लिखित, सबसे पुराना लिखित अमेरिका। नवीनतम, नया, नया किसका है? नेपाल का, 2015 में ही गठित हुआ है, इसके बाद में नहीं बना। ठीक है, नेपाल का सबसे नवीनतम है। चलो अगली बात, एक बात और डिस्कस कर लेते हैं। अब जब लिखित है तो बच्चों मुझे एक बात बताना, बड़ा भी होगा और छोटा भी होगा ना। तो मुझे बताओ लिखित संविधान, भाई जो अलिखित है वो न तो बड़ा होगा न छोटा होगा। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा संविधान विश्व में किसका है? भारत का है। और भारत में कितने अनुच्छेद? 395 अनुच्छेद। सबसे छोटा किसका है लिखित? सबसे छोटा लिखित अमेरिका का। और अमेरिका में प्रावधान कितने? केवल 7। ठीक है, प्रावधान केवल कितने? 7। तो यहां तक पॉइंट क्लियर। अब देखो, मैंने आपको केवल एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बताया कि संविधान क्या है। संविधान एक नियमों की पुस्तक है जिससे देश को चलाया जाता है। पूरे देश की जो शासन प्रणाली है उसके नियम, कायदे, कानून कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान में लिखे हुए हैं। जैसे एक घर को चलाने के लिए नियम होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी नियम होते हैं। उन्हीं नियमों को एक नाम दिया गया संविधान। और सबसे पहले इस संविधान की बात, इसका प्रतिपादक या इसका विचारक कौन थे? सर हेनरी मैन। और इस सर हेनरी मैन की जो सबसे पहली बात किसने सुनी? अमेरिका ने सुनी। और अमेरिका ने अपना सबसे पहला लिखित संविधान घटित कर लिया 1789 में, 1789 में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि संविधान दो प्रकार का, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित। ठीक है, मौखिक किसका? ब्रिटेन का। लिखित बहुत सारे देशों का है। लिखित संविधान बहुत सारे देशों का है, जिसमें से अमेरिका और भारत, हमने 2 ही नाम लिखे। ठीक है, अब बात करें तो सबसे पहला लिखित किसका? अमेरिका का 1789 में। ठीक है, सबसे पहला लिखित किसका? अमेरिका में 1789 में। और सबसे नवीनतम किसका? नेपाल का 2015 में। फिर अगली बात हमने पढ़ी कि संविधान में सबसे बड़ा किसका? संविधान किसका सबसे बड़ा? विश्व में भारत का 395 अनुच्छेद जो है। और सबसे छोटा किसका? अमेरिका का। केवल कितने प्रावधान? 7। यहां तक हमने पढ़ा। अब हमने ये तो देख लिया कि संविधान
क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमारे भारत में, थोड़ा सा इतिहास को लेके चलूंगी मैं, बात को ध्यान से सुनना। अब मैं आपके सामने एक बात आज बताना चाहती हूं। जिस दिन कोई बच्चे पूछे मैडम हमारे भारत में राजनीति या पॉलिटिकल साइंस की राजव्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई, तो मैं ये कहती हूं जब भारत में अंग्रेज आए थे, ठीक है ना, जब भारत में अंग्रेज आए थे, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लगभग आपकी राजव्यवस्था वही प्रारंभ हो गई थी। जब अंग्रेज चले गए तो इतिहास और राजव्यवस्था अलग अलग हो गई। आप देखो आपके जो अधिनियम है, आपका जो राष्ट्रीय आपका आंदोलन है, वो लगभग पॉलिटी हिस्ट्री दोनों में मिक्स आता है, ठीक है ना, दोनों में क्या आता है, मिक्स आता है। अब देखो इतिहास में अगर हम बात करें, अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो बात जरा ध्यान से सुनना। ये सबको पता है कि लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास, 16वीं शताब्दी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं अंग्रेज, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में बच्चों केवल किस उद्देश्य से आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। केवल किस उद्देश्य से आई थी, व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। केवल उनको पैसे से मतलब केवल हमें बिजनेस करना है। धीरे धीरे इन्होंने व्यापार करते करते भारत पर शासन जमाना प्रारंभ कर दिया। अब होता नहीं है क्या, जैसे कि आप कहीं किराए पे रह रहे हैं और आपको मकान अच्छा लगने लग गया, साल भर रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, और उसके बाद आपको लगा कि यार ये तो हमारी जगह है, ये तो मेरा सा है घर, मेरा ही घर है। धीरे धीरे आप उस पर अपना अधिकार जमाने लगते हो, आप उसे पसंद करने लगते हो। उसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ से व्यापार कर रही थी, उसे अच्छा फायदा हो रहा था, तो उसने सोचा क्यों न इस पर हम ही अधिकार जमा लें। अब ध्यान से सुनना, आपके यहाँ राजा, पहले अगर मैं बात करूं तो शासन किसके हाथ में था बच्चों, शासन किसके हाथ में था, शासन जो था वो राजा के हाथ में था। शासन किसके हाथ में था, राजा के हाथ में था। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब सोचो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो केवल व्यापार के उद्देश्य रखती थी, केवल व्यापार का उद्देश्य रखती थी, और व्यापार में मुनाफा सबसे बड़ी बात होती है, जो कि मुनाफा किससे किया जाता था, भारतीयों का शोषण करके, ठीक है ना, भारतीयों का शोषण करके। मतलब आप लोगों ने, हमने उन्हें केवल व्यापार बिजनेस की अनुमति दी, ठीक है ना, बिजनेस से उन्होंने धीरे धीरे शासन किया, धीरे धीरे शासन किया। और आपके यहाँ जो राजा जो शासन कर रहे थे, भाई आपके यहाँ राजा थे। अब एक बात ध्यान रखना, हो सकता है बहुत से बच्चे मेरी इस बात से, ठीक है ना, इस बात से संतुष्ट नहीं होंगे कि मैडम अंग्रेज जो है, आप लोग ये सोचते हैं कि भाई अंग्रेजों ने ऐसा किया वैसा किया। हिस्ट्री विशेष में हर टीचर या हिस्ट्री विशेष में यही पढ़ाया जाता है, अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया, अंग्रेजों ने ये किया, अंग्रेजों ने वो किया। बिल्कुल मैं ये कहती हूँ अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, शोषण किए हैं, पर मैं एक पहलू और आज आपको सबको समझा दूं, अगर अंग्रेज भारत में नहीं होते तो भारत की आज जो आप स्थिति देख रहे हो ना, वो नहीं होती। ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने आपको एक थाली में खाना सिखाया। बुरा मत मानना, बस कोई अगर मेरे बातों से संतुष्ट नहीं है तो उसे दिमाग से निकाल दे, ठीक है ना, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं अपना केवल एक पक्ष रख रही हूं। एक बात बताओ, जहां एक राजा दूसरे राजा से लड़ता था, अगर मैं एक राजपूत, मेरे सामने एक राजपूत, तो मैं उसके अधिकार को या उसके क्षेत्र को उसे हड़पने के लिए एक राजपूत से लड़ता था। एक उदाहरण बता रही हूं, ठीक है ना, एक राजपूत से लड़ता था। 2 ब्राह्मण आपस में दुश्मन थे एक दूसरे के। तो मुझे ये बताओ, अंग्रेजों ने 2 राजाओं को एक साथ कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर मेरे पे भी अधिकार अंग्रेजों ने जमा रखा है और दूसरे राजपूत पर भी अधिकार अंग्रेजों ने जमा रखा है, तो हम दोनों आपस में मिले। तो मुझे बताओ, आपके भारत को एकजुट संगठित किसने किया? अंग्रेजों ने ही किया। अंग्रेजों ने आपको व्यवस्था दी है कि कैसे संविधान बनाना है। वरना आप सोचो, अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज आपके यहाँ राजा ही होते। क्या आप इस तरह के संविधान के निर्माण की कल्पना कर सकते हो? तो आपके संविधान में आज आप जिस उन्नति पर और जिस पद पर या जिस प्रकार कार्य कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेजों का योगदान, सहयोग है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि उन्होंने शोषण नहीं किया, उन्होंने अत्याचार नहीं किया, उन्होंने सारे काम किए, शोषण किया है, अत्याचार किया है, परंतु उसके बदले में उन्होंने आपको क्या दिया? संविधान दिया, जीने का तरीका दिया, सिस्टम दिया,
ठीक है ना। चलो आगे, हम इस पे ज्यादा डिबेट नहीं करेंगे। तो शासन व्यवस्था राजाओं के हाथ में थी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आई और उसने मुनाफे के लिए हमारा शोषण करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, ज्यादा मैं यहां लंबा नहीं लूंगी, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है आपको ये फैक्ट किसी किताब में नहीं मिले। 1857 की क्रांति से पहले क्या था, 1857 की क्रांति के बाद आपके देश में क्या फायदा या क्या परिवर्तन हुआ। अब बात ध्यान से सुनना। आपके यहाँ 1857 की क्रांति से पहले भारत में एक पद हुआ करता था जिसका नाम क्या था बच्चों, गवर्नर जनरल। पद का नाम क्या था, गवर्नर जनरल। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, शासन कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्रांति हुई, हाँ बिल्कुल क्रांति से, बात ध्यान से सुनना, हाँ बिल्कुल क्रांति से आपको आजादी नहीं मिली, क्रांति का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ, परंतु दो चीजें आपको प्राप्त हुई। पहली, 1857 की क्रांति के बाद में आपकी जो ब्रिटेन की संसद थी उसकी नजर भारत पर पड़ी। एक ये कह सकते हैं अच्छे तरीके से नजर पड़ी कि भाई ये क्या हो रहा है भारत में। तो उन्होंने सबसे पहला कदम क्या उठाया, जो नियंत्रण है वह ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय ब्रिटेन की संसद के पास आ गया। पहला काम, यहां जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है अब वह शासन किसके हाथ में आ गया, जो कि है 1958 में सीधा शासन ब्रिटेन के द्वारा किया गया। इससे पहले शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई। आगे ध्यान से सुनना। दूसरी बात, बिल्कुल जैसे अभी एक बच्चे ने कहा कि मैडम 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत में गवर्नर जनरल की जगह नाम बदलकर उस पद का क्या कर दिया, वायसराय कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन की संसद ने शासन हाथ में ले लिया। अब जो नियम कायदे कानून जैसे भी बनेंगे वो सीधे संसद के द्वारा लागू किए जाएंगे। ब्रिटेन की संसद के ऊपर पूरा भारत का नियंत्रण सीधा था, पहले सीधा नहीं था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में थी, अब सीधा नियंत्रण है, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया, यूं समझ लो। दूसरी बात, गवर्नर के पद को बदलकर अब वायसराय का पद प्रारंभ कर दिया। पर हम अगर बात करें तो भाई हमारा यहां भी शोषण हो रहा था, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, अब ब्रिटेन की संसद कर रही है, ठीक है। हमारा तो शोषण हो रहा है, मतलब चाहे शासन ये करो चाहे शासन की पद्धति हो, हम तो परेशान थे, ठीक है। हम भारतीय तो परेशान ही थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यहां से हम थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे। 1895 में स्वराज बिल रखा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। उस बिल में कहीं ना कहीं एक संविधान सभा की मांग हुई थी। बिल्कुल हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आपके ऊपर शासन अब आपकी ब्रिटेन कर रही है और वायसराय क्या कर रहे हैं, वायसराय का पद प्रारंभ हो गया। अब यहां बात कर लेते हैं संविधान सभा के मांग की। तो संविधान सभा की मांग को लेकर आप सब लोगों ने अलग अलग फैक्ट पढ़ रखे होंगे। किसी ने पढ़ रखा होगा 1922 महात्मा गांधी, किसी ने पढ़ रखा होगा 1934 एम.एन. रॉय, किसी ने पढ़ रखा होगा 1938 जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको यहाँ बिल्कुल कुछ फैक्ट जो है वो बताने जा रही हूँ, सुनो ध्यान से। संविधान सभा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली मांग है उसमें आप 1895 में बाल गंगाधर तिलक को श्रेय दे सकते हो, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल रखा था और उस स्वराज बिल में संविधान का दर्शन या संविधान जो था एक तरह से प्रस्तुत हो रहा था। अप्रत्यक्ष रूप में ही किया हो चाहे से, परंतु स्वराज की मांग मतलब खुद के संविधान की मांग, ठीक है, की गई थी। तो किसने किया, 1895 में बाल गंगाधर तिलक। अब मैं लेकर आ जाती हूँ, हम मोटा मोटा ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वरना देखी जाए तो मांग बहुत लोगों ने करी है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो जरूरी है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है, मैं वही पढ़ाऊंगी। 1922 में मांग करने वाला कौन था, महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी ने मांग करी थी और इसी दौरान
महात्मा गांधी ने मांग करी थी। और इसी दौरान मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसी दौरान इन्होंने कहा था भारतीयों का, इसी दौरान क्या कहा था, भारतीयों का जो संविधान है, भारतीयों का जो संविधान है वह भारतीयों की इच्छा अनुसार ही बनेगा, या भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा, भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। तो ये बात इन्होंने कब कही थी? 1922 में। किसने कही थी? महात्मा गांधी से। ठीक है ना, यहां तक क्लियर? मनोहर जी डिटेल में पढ़कर करोगे क्या? डिटेल में किताबों में लिखा पड़ा है, ठीक है, डिटेल में पढ़कर करोगे क्या? डिटेल में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक टॉपिक को अनावश्यक समय दे रहे हैं। मुझे आपको किसी को भी नेट नहीं करवाना, नहीं आपको कोई किताब लिखनी है, आपको केवल जो है वो क्या करना है, केवल और केवल एग्जाम क्लियर करनी है। और उस एग्जाम क्लियर करने के लिए जो डाटा जरूरी है, मैंने कहा मेरी क्लास आरएस से लेकर चाहे कांस्टेबल लेवल तक का कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है मेरे इन नोट्स को या मेरे इस टॉपिक को लेकर। तो डिटेल के अंदर किताबें लिखी पड़ी हैं, ग्रंथ पढ़े हैं, ठीक है, पर उन डिटेल में से अगर उन किताबों में से सारे प्रश्न आने होते या उन सभी में से प्रश्न बनने की संभावना होती तो आप यहां नहीं होते। तो हम यहाँ केवल वही पढ़ेंगे, केवल वही पॉइंट पढ़ेंगे जो हमारे आरएस लेवल तक की एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है ना, केवल आरएस लेवल तक का हम ध्यान रख रहे हैं, आईएएस भी हम कवर कर लेंगे, निश्चिंत रहो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अब ये जो मैं अगला व्यक्ति लिख रही हूं ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम.एन. रॉय, एम.एन. रॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। एम.एन. रॉय, अब बात ध्यान से सुनना, मेरी बात को अच्छे से सुनो। प्रश्न क्या है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने पहले संविधान सभा की अप्रत्यक्ष रूप में मांग की थी। सीधा उन्होंने संविधान सभा की मांग नहीं की है, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप में संविधान की मांग की, परंतु औपचारिक रूप में, ध्यान से सुनना, औपचारिक रूप में संविधान की मांग, पहली बात औपचारिक रूप में संविधान की मांग, ठीक है, औपचारिक रूप में संविधान की मांग, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के विचार को, ठीक है, संविधान के विचार को प्रसिद्धि दिलाने, संविधान के विचारों को प्रसिद्धि दिलाने या संविधान को प्रसिद्धि दिलाने का काम भी किसने क्या किया? एम.एन. रॉय ने किया है, ठीक है, एम.एन. रॉय ने किया है। तो संविधान, अगर हम बात करें संविधान को औपचारिक रूप में संविधान की मांग किसने की? एम.एन. रॉय ने, ठीक है। और संविधान की सभा या संविधान की मांग का जो प्रचार प्रसार है, संविधान की मांग का जो प्रतिपादक है, जो विचारक है, वो कौन है बच्चों? एम.एन. रॉय है, मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय। इसको ध्यान से सुन लेना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है ना। अगर आपको ये एग्जाम में ये आए कि संविधान सभा की सबसे पहली मांग, उस दौरान अगर ये ऑप्शन में नहीं हो, अगर बाल गंगाधर ऑप्शन में नहीं हो, ठीक है ना, अगर बाल गंगाधर ऑप्शन में नहीं हो तो जवाब क्या होगा? एम.एन. रॉय होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाने वाला अच्छा प्रश्न तैयार करता है, ठीक है ना। 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप में संविधान की मांग रखी थी। चलो, अब बिल्कुल एक बच्चे ने अभी मुझे बताया मैम 1938, बिल्कुल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की मांग की थी और यहां उन्होंने एक बात को कहा था, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का विचार, संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। यह बात कहने वाला कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से सुनना, इसमें ये जो सन है ना, इनसे भी इंपॉर्टेंट आते हैं ये व्यक्ति, और इन व्यक्तियों ने इस वक्त क्या कहा था, सबके लिए मैं अच्छे अच्छे फैक्ट लेकर आ रही हूं, निश्चिंत रहो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो संविधान सभा होगी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो संविधान सभा होगी, उस संविधान सभा जो है वो संविधान सभा वयस्क मताधिकार, मतलब उस संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनका चुनाव जनता द्वारा होना चाहिए। ये मांग रखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। यहां तक पॉइंट क्लियर?
एक और हम बात कर लेते हैं आपके 1940 मुस्लिम लीग, इसको और देख लो। 1940 में संविधान की मांग किसने की है? मुस्लिम लीग ने। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपसे एक प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी बताओ? 1940 में नहीं हुई थी। 1940 में तो उन्होंने संविधान की मांग की थी, ठीक है ना। 1940 में तो उन्होंने संविधान की मांग की थी। हुआ क्या था देखो, जब हिंदू मुस्लिम एक साथ थे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिम जो थे वो एक साथ थे, हमें कोई समस्या नहीं थी बच्चों। अब उसमें 1906 है, ध्यान रखना। 5 क्यों लिख रहे हो मुझे पता नहीं है, 6 है। 1906 है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। अब देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो गई। मुस्लिम लीग अपने अलग अधिकार मांग रही थी, व्यवस्थाएं मांग रही थी, परंतु ये एक बड़ी ऐतिहासिक बात है, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। भारत व पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान की सबसे पहली मांग, पाकिस्तान की सबसे पहली मांग मुस्लिम लीग ने कब करी? 1940 में। पता है मुस्लिम लीग ने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने यह कहा कि हमें मुसलमानों को अलग से संविधान बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। मतलब हमें मुसलमानों के लिए अलग से संविधान चाहिए। 1940 में उन्होंने क्या कहा? मुस्लिम लीग ने क्या कहा? ध्यान से सुनना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अली जिन्ना जी हैं, लियाकत अली जी हैं, ठीक है ना। 1940 में मुस्लिम लीग ने ये नहीं कहा संविधान, ध्यान से सुनना, इन्होंने तो कहा संविधान चाहिए। इन्होंने तो क्या चाहिए? इन्होंने क्या कहा? संविधान चाहिए। इन्होंने कहा संविधान चाहिए, परंतु मुस्लिम लीग ने कहा मुसलमानों के लिए संविधान चाहिए। इन्होंने क्या कहा? मुसलमानों के लिए अलग से संविधान चाहिए। यहां पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप में मांग की गई मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है ना। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। तो 1940 में पाकिस्तान की अप्रत्यक्ष रूप में मांग की। इन्होंने क्या कहा? ये तो कहा नहीं सीधा पाकिस्तान चाहिए, इन्होंने क्या कहा? मुसलमानों के लिए अलग से संविधान होना चाहिए। तो ये आपके क्या हुए? संविधान मांग को लेकर हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए। यहां तक क्लियर? यहां तक बिंदु क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये संविधान सभा की मांग को लेकर बिंदु है, एक बार फिर देख लो। 1995 में बाल गंगाधर तिलक ने, जिन्होंने स्वराज बिल के माध्यम से संविधान सभा को अप्रत्यक्ष रूप में उसके विचार या मांग की थी। 1922 में महात्मा गांधी, जिन्होंने यह कहा था कि भारतीयों का संविधान जो है वह भारतीयों द्वारा ही गठित होना चाहिए या रचित होना चाहिए। 1934 में एम एन रॉय ने औपचारिक रूप में संविधान की मांग की है, ठीक है। 1934 में एम एन रॉय ने औपचारिक रूप में संविधान की मांग की है। संविधान की मांग का विचार देने वाला, विचार करने वाला कौन था? उसे प्रसिद्धि दिलाने वाला कौन था? एम एन रॉय था बच्चों। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वयस्क मताधिकार, संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा, मतलब जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाने चाहिए। ये एग्जाम के लिए अच्छा पॉइंट तैयार करता है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार होने की बात किसने कही और कब कही? कहने वाला जवाहरलाल नेहरू। और किसने कही? 1938 में कही। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई। मुस्लिम लीग ने स्वयं का संविधान, मतलब मुसलमानों के लिए अलग से संविधान की मांग की है, ठीक है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर। चलो अब बात कर लेते हैं हम अगस्त प्रस्ताव की। बिल्कुल इतनी देर से जो, अब देखो हुआ क्या, आप मांग कर रहे हैं, आप अलग अलग रूप में मांग कर रहे हैं, आपकी मांगों को नहीं माना जा रहा, कभी आपको किस तरह गोलियां दी जा रही है, कभी आपको कुछ समझाया जा रहा है। अब हुआ क्या, बात समझना। यहां शुरू होता है दूसरा विश्व युद्ध। यहां नहीं है, मतलब यहां नहीं होता है, हो चुका था, ठीक है। दूसरा विश्व युद्ध खुद सोचो मैडम, यहां हो गया, यहां नहीं हुआ है। कब? 1939 में शुरू हुआ और 45 में खत्म हुआ था, ये हम सबको पता है, ठीक है।
दूसरा विश्व युद्ध जो था वो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो आपको मैडम इसमें क्या बड़ी बात, क्योंकि युद्ध तो पहला भी हुआ है, युद्ध तो पहला भी हुआ है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था भारतीयों ने, भारतीय जो थे वो अंग्रेजों के साथ थे, परंतु इस बार दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों ने साथ देने से मना कर दिया। अब साथ देने से मना कर दिया। अब हमारे सामने हमारे सामने नहीं, अंग्रेजों के सामने समस्या थी कि भारतीयों को किस प्रकार जोड़ा जाए। तो उन्होंने सोचा कि इतने दिनों से ये जो विचार की मांग कर रहे हैं, इतने दिनों से जो ये विचार की संविधान की मांग कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें दे दे। ध्यान से सुनना, अब आपके पास आता है अगस्त प्रस्ताव। नाम सुना होगा बच्चों ने, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। उस अगस्त प्रस्ताव में जब भारत आया तब वायसराय कौन था? लिनलिथ-गो। ध्यान से सुनना, लिनलिथ-गो। अब मेरी बात को गौर से सुनना, इससे पहले अंग्रेजों द्वारा किसी भी प्रावधान, किसी भी अधिनियम में संविधान बनाने की स्वीकृति नहीं दी गई थी। इससे पहले किसी भी अधिनियम, किसी भी व्यवस्था में खुद को मतलब भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो अगर प्रश्न देखो कि सबसे पहले संविधान निर्माण की अनुमति किसने दी, तो अनुमति देने वाला कौन था? अगस्त प्रस्ताव। सबसे पहले निर्माण की अनुमति, हाँ वो अलग बात है कि हमने अस्वीकृत कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव जो था उसके आधार पर संविधान सभा या संविधान का गठन नहीं हो पाया था। ठीक है, संविधान का गठन नहीं हो पाया था, बात है। परंतु सबसे पहले प्रस्ताव तैयार किसने किया या लेकर कौन आया था? अगस्त प्रस्ताव। ठीक है ना, सबसे पहले। इसमें सीधी सी एक बात जो थी, प्रावधान क्या था? युद्धोपरांत, मतलब युद्ध के बाद, अभी तो युद्ध चल रहा है ना, देखो 40 की बात है, युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, युद्धोपरांत मतलब आप युद्ध के बाद भारतीयों का संविधान निर्माण किया जाएगा, मतलब भारतीय अपना संविधान बना सकते हैं। युद्ध के बाद अपना संविधान बना सकते हो, और दूसरी बात उस संविधान में अधिकांश भारतीय होंगे। अरे ये एक बड़ी बात आ गई, अधिकांश का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर 100 है तो 100 में से हम ज्यादातर भारतीय रखेंगे, मतलब कुछ लोग बाहर के भी होंगे। नहीं, यह हमें मंजूर नहीं था, इसलिए अगस्त प्रस्ताव जो था वह क्या रहा? असफल रहा, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव पर न तो मुस्लिम लीग ने स्वीकृति दी, न ही कांग्रेस ने स्वीकृति दी। ठीक है, तो यहां बात को समझना। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, जो भारत में संविधान निर्माण के लिए सबसे पहला प्रस्ताव माना जाता है। ठीक है, इससे पहले किसी प्रस्ताव में नहीं था कि भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। जब यह आया उस दौरान भारत का वायसराय लिनलिथ-गो था। नाम ध्यान रखना। प्रावधान क्या था? युद्ध के बाद आप संविधान का निर्माण कर सकते हैं और अधिकांश भारतीय, उस संविधान में अधिकांश भारतीय होंगे, मतलब कुछ लोग बाहर के भी होंगे, जो कि एक डाउटफुल था। यह असफल रहा, हमने इसके लिए मना कर दिया। अंग्रेज रुकने वाले थोड़ी ना थे, अंग्रेजों को यह पता था कि हमें भारतीयों का सपोर्ट भी चाहिए दूसरे विश्व युद्ध में। और फिर हुआ क्या? दूसरे विश्व युद्ध में आपका अगला जो प्रस्ताव था उसका नाम था क्रिप्स मिशन। अगला प्रस्ताव है क्रिप्स मिशन। कब आया? मार्च 1942 में अगला आता है क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन आया, हुआ क्या? देखो बात ध्यान से सुनना। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। प्रधानमंत्री कौन? विंस्टन चर्चिल। एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को कभी भी किसी भी परिस्थिति में आजाद नहीं देखना चाहता था। ये चाहता ही नहीं था कि भारत आजाद हो। ठीक है ना। इसके ऊपर जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था तो कुछ देशों ने इस पर दबाव बनाया, एक दबाव बनाया कि भारत को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारत को भी उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और उसी के साथ में चर्चिल को भी भारत का सपोर्ट चाहिए था, और भारत सपोर्ट तब करेगा जब हम भारतीयों की बात को मानेंगे। तो इसने क्या किया, उसके जो चर्चिल था, इसका जो युद्ध मंत्रिमंडल जो था ना, युद्ध मंत्रिमंडल में से किसी एक मंत्री को भेजा था। और मंत्री कौन था बच्चों?
जो कि इस मिशन का अध्यक्ष था, बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ध्यान से सुनना, चर्चिल ने अपना आदमी भेजा, चर्चिल ने अपना आदमी भेजा, चर्चिल ने अपना आदमी भेजा, जो कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, इसने अपने एक व्यक्ति भेजा, स्टैफोर्ड क्रिप्स। इस देखना, चर्चिल ने जो व्यवस्थाएं भेजी वो कितनी शानदार थी, मतलब किस तरह थी, हमें आजादी का दिखावा भी कर दिया और आजादी मिलती भी नहीं। ध्यान से सुनना, क्या प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के? सबसे पहली बात, युद्धोपरांत, मतलब युद्ध के बाद, युद्ध के बाद निर्वाचित सदस्यों द्वारा, युद्ध के बाद निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। मतलब युद्ध के बाद, यहां फिर से क्या बात थी? युद्ध के बाद, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद निर्वाचित सदस्यों का, युद्ध के बाद निर्वाचित, मतलब संविधान बनाएंगे उसमें निर्वाचित होंगे सारे सदस्य, सारे सदस्य उसमें क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। संदीप चौधरी जी जब स्टैफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स मिशन लेकर आया था तब वो युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य था, और जब वो कैबिनेट मिशन में आया था तब वो व्यापार बोर्ड का मंत्री था। ठीक है ना? तो संदीप चौधरी जी अपने नॉलेज में करेक्शन कर लो, जब स्टैफोर्ड क्रिप्स यहां था तब तो वो था युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य, और जब वो कैबिनेट में आया था तो वहां वो था व्यापार बोर्ड का मंत्री। अभी समझाऊंगी मैं। तो युद्ध के बाद निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान का, युद्ध के बाद निर्वाचित सदस्यों द्वारा संविधान का क्या किया जाए? गठन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात थी, भारत जो है, भारत जो है वह ब्रिटेन का उपनिवेश बना रहेगा, उपनिवेश बना रहेगा। अब ये उपनिवेश का मतलब आप समझ रहे हैं? आजादी तो दे दी, परंतु अभी भी ठप्पा किसका है? ब्रिटेन का ही रहेगा। एक बात समझना, ब्रिटेन का अपना अलग संविधान है, वैसे ही भारत का अपना अलग संविधान होगा, परंतु दोनों का कर्ता धर्ता कौन होगा? सम्राट होगा। मतलब भारत में राष्ट्रपति की जगह कौन होता? सम्राट होता, चाहे वो नाम मात्र का ही क्यों ना होता, वो अलग बात है, चाहे वो नाम मात्र का ही क्यों ना होता पर सम्राट होता। हमें ये मंजूर था तो नहीं, फिर भी चलो आगे सुनो। तीसरी बात क्या कही? तीसरी बात कही कि प्रांत संविधान में शामिल हो जाए। अगर प्रांत चाहते हैं तो वो संविधान में चाहे तो शामिल हो जाए, और अगर प्रांत संविधान में शामिल नहीं होना चाहते तो अपना स्वतंत्र संविधान का निर्माण कर सकते हैं। कितनी खतरनाक बात बोली इन्होंने। चर्चिल को यह बात पता थी कि इस प्रस्ताव को देखकर न तो कांग्रेस हाँ करेगी न मुस्लिम लीग हाँ करेगी। मुझे ये बताओ, प्रांतों को भाई प्रांत या तो संविधान में शामिल हो जाए, प्रांत या तो संविधान में शामिल हो जाए या फिर अपना स्वतंत्र संविधान बना ले। अब मेरी बात का जवाब देना, ये सोचने वाली बात है। अब अगर मैं किसी प्रांत को कहूंगी या तो तुम अपना खुद का बना लो या मेरे साथ आकर शामिल हो जाओ, तो प्रांत क्या करना चाहेगा? प्रांत अपना अलग ही बनाना चाहेगा। क्यों किसी के अधीन, क्यों किसी के नियंत्रण में काम करना चाहेगा? भी सोचने वाली बात है ना। मैं कहूं कि या तो आप अपना अलग से खुद का बिजनेस कर लो या अपने बड़े भाई के नीचे काम करो, तो कौन व्यक्ति किसी के अधीन काम करना पसंद करेगा? हर कोई व्यक्ति जो है वो क्या करेगा? अपना अलग स्वतंत्र मतलब अपना अलग संविधान बनाना चाहेगा। क्यों किसी के साथ विलय होगा? तो इसमें हमें टेंशन थी कि अगर हमने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तो यहां भारत का न जाने कितने टुकड़ों में विभाजन होगा, हम जोड़ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, इतने टुकड़ों में विभाजन होगा कि हम तोड़ भी मतलब जोड़ भी नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया, इस क्रिप्स मिशन, इस और आपका जो क्रिप्स मिशन था इसको भी मना कर दिया। यह भी क्या रहा? असफल रहा। क्रिप्स मिशन भी क्या रहा बच्चों? असफल रहा। कोई बात नहीं, यह असफल होने के बाद जो अगला मिशन आया, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावनाएं पैदा होती हैं, जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बिल्कुल याद दिला ही दिया है तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, मतलब बाद की तारीख का चेक।
पोस्ट डेटेड चेक, इसे इसलिए कहा क्योंकि इसने कहा था ना युद्ध के बाद, तो ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि युद्ध के बाद में वो हमें संविधान बनाने देंगे। हो सकता है युद्ध के बाद में मना कर दे, युद्ध के बाद मना कर दे, तो इसे उन्होंने क्या कहा, पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी का यह कथन था, क्रिप्स मिशन जो है वो वह पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब बाद की तारीख का चेक। भाई चेक होता है आज काटते तो आज की तारीख, और जिसके अकाउंट में पैसे नहीं होते भाई 10 दिन बाद पैसे आएंगे, तो अगला कहता है कोई बात नहीं, तो एक काम कर 10 दिन बाद पैसे आएंगे तो 12 दिन बाद का दे दे, तो क्या करता है 12 दिन बाद के नाम से लेकर चेक दे देता है, तो वो होता है बाद की तारीख का चेक। तो क्रिप्स मिशन उसी प्रकार था। चले फिर अगला जो मिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट की लिस्ट में कौन आया, कैबिनेट मिशन। बिल्कुल, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, मतलब भारत कब आया। कैबिनेट मिशन भारत आया है 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को भारत आया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, भारत में इस कैबिनेट मिशन को प्रकाशित कब किया गया, 16 मई 1946 को। प्रकाशित का मतलब आप सब समझते हैं पब्लिश करना। 24 मार्च को आया, लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना, और उसके बाद में इस पर जब अपनी स्वीकृति दे दी कि बिल्कुल कैबिनेट मिशन के आधार पर हम लोग हमारे संविधान का निर्माण करेंगे, जब उन्होंने स्वीकृति दे दी कि बिल्कुल हम संविधान का निर्माण करेंगे, उस परिस्थिति में इसे प्रकाशित किया गया। उसे क्या किया गया, प्रकाशित किया गया 16 मई 1946 को, 1946 में उसको प्रकाशित कर दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब एक बात तो ध्यान से सुन ही रहे हो ना, 46 में मतलब युद्ध क्या हो चुका है बच्चों, खत्म। मतलब 46 का मतलब युद्ध हो चुका है खत्म, और युद्ध के साथ में चर्चिल का कार्यकाल भी खत्म। चर्चिल खत्म नहीं हुआ है, चर्चिल का कार्यकाल खत्म हुआ है, ठीक है। चर्चिल का कार्यकाल खत्म, और वहां चुनाव हुए, ब्रिटेन में चुनाव हुए। ब्रिटेन में चुनाव हुए तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्लीमेट एटली, एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इसकी खास बात, लेबर पार्टी से था, उदारवादी था, लेबर पार्टी से था और उदारवादी था। मतलब ये कहा जाता है, हालांकि कहा जाता है, मैंने किताबों विशेष में नहीं सुना था, कि क्लीमेट एटली ने क्या किया था, अपने चुनाव के जो प्रचार थे ना, उन चुनाव के प्रचार में कह दिया था कि अगर मैं सत्ता में आऊंगा तो भारत को आजादी दूंगा, भारत की व्यवस्थाओं में सुधार करूंगा। अब जो ब्रिटेन के लोग थे वो बिल्कुल समर्थन में थे कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए हैं। तो क्लीमेट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है। क्लीमेट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, जो विशेषतः लेबर पार्टी से थे। क्लीमेट एटली ने, ध्यान से सुनना, क्लीमेट एटली ने 3 सदस्यों के द्वारा 3 सदस्य की एक कैबिनेट मिशन भेजी। कैबिनेट मिशन भेजी, ध्यान से सुनना। पहला व्यक्ति इसमें कौन है, पैथिक लॉरेंस। पहला व्यक्ति इसमें कौन है, पैथिक लॉरेंस। दूसरा व्यक्ति इसमें कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। दूसरा व्यक्ति इसमें कौन है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरा व्यक्ति इसमें कौन है, अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति हैं। अब मेरी बात को और ध्यान से सुनना। पैथिक लॉरेंस को कहा जाता है कि यह इसका क्या था, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। और यह किस पद पर था, यह ब्रिटेन में भारत सचिव के पद पर था। ब्रिटेन में क्या था, भारत सचिव के पद पर था, ठीक है ना। दूसरा, यह सदस्य था, भाई स्टैफोर्ड क्रिप्स केवल सदस्य था, और ये व्यापार बोर्ड मंत्री था, व्यापार बोर्ड मंत्री, ठीक है। ये सदस्य था और ये नौसेना मंत्री था। अब ये शायद मैंने कहीं एग्जाम में देखा था या किसी मॉडल टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन था कि ब्रिटेन में सेना से संबंधित सदस्य कौन सा था। ब्रिटेन में सेना से संबंधित सदस्य कौन सा था, अलेक्जेंडर। भाई अलेक्जेंडर तो युद्ध के लिए जाना जाता है, तो इतना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। अब बात ध्यान से सुनना, ये जो तीनों आदमी थे ना, ये तीनों आदमी कैबिनेट के मंत्री थे।
ये तीनों आदमी किसके थे? ये तीनों आदमी कैबिनेट के मंत्री थे बच्चों, इसलिए इस मिशन को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन, क्योंकि इसमें 3 व्यक्ति आए और तीनों व्यक्ति जो थे वह क्लीमेट एटली के कैबिनेट मंत्री थे। ठीक है ना, जो क्लीमेट एटली के कैबिनेट मंत्री थे। मेरी बात को यहां से ध्यान से सुन लिया, सबने समझ लिया? कैबिनेट मिशन यहां तक क्लियर हो गया? मैं आगे चलूं? ये केवल आपने अभी तक इतना समझा है। कब आया? भेजने वाला कौन था? कैबिनेट मिशन को भारत में किसने भेजा? ठीक है, भारत में व्यवस्था या संविधान सभा बनाने का श्रेय किसे दोगे? कैबिनेट मिशन को। व्यक्ति विशेष का नाम आ जाए तो क्लीमेट एटली, इसी ने पहल की थी। ठीक है ना, इसी ने पहल की थी। तो और हमने ये पढ़ा, ये 3 व्यक्ति। अब आगे जो कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे वो क्या है? वो है प्रावधान। मतलब कैबिनेट मिशन आया, तो कैबिनेट मिशन आया तो हमारे लिए क्या प्रावधान लेकर आया, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको देख लो। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च को, 24 मार्च 1946। प्रकाशित हुआ भारत में 16 मई 1946 को। प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली थे, लेबर पार्टी विशेष से थे। 3 सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष था, किस पद पर था? ब्रिटेन में किस पद पर था? भारत सचिव के पद पर था। भाई भारत सचिव का मतलब नहीं भारत में, आपके यहाँ जो वायसराय अपनी रिपोर्ट देता था ब्रिटेन में, किसको देता था? भारत सचिव में। तो ब्रिटेन की जो संसद थी ना, उन्होंने एक पद बना रखा था ब्रिटेन में भारत सचिव का। ठीक है। दूसरा व्यक्ति स्टैफोर्ड क्रिप्स, सदस्य था, व्यापार बोर्ड का मंत्री था। अलेक्जेंडर सदस्य था, नौसेना मंत्री था। मेरी बात को यहां तक समझ गए? अब बात करते हैं इसके प्रावधानों की। तो आपके यहाँ क्लीमेट एटली ने जो कैबिनेट मिशन भेजा उसके प्रावधान क्या थे? तो क्लीमेट एटली ने जो प्रावधान भेजे, उन प्रावधानों में सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा भारत संविधान बनाने हेतु संविधान सभा का गठन करे। मतलब सबने तो कहा संविधान बनाओ, इसने कहा कि संविधान बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या बनाओ? संविधान सभा बनाओ। संविधान बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाओ? संविधान सभा बनाओ। अब इसने क्या कहा कि जो संविधान सभा होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि यहां मैं आपको मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझाने पर, याद करवाने पे ज्यादा है। अब कई बार होते समझ में नहीं आता, बच्चा बस रट लेता है। अब देखो, ये संविधान सभा में व्यक्ति होंगे। अब बात ये हुई कि संविधान सभा में व्यक्ति कैसे बुलाए जाए? क्या इनका चुनाव करवाया जाए, या इन्हें ब्रिटेन की संसद द्वारा चुना जाए, या ये जो वरिष्ठ हैं उन्हें बुला ले, या जिन्हें ज्ञान है उन्हें बुला ले? मतलब इस संविधान सभा में किसे बुलाएं? इस संविधान सभा में किसे शामिल करें? अब बोले किसे शामिल करना है? तो इस बात का एक निचोड़ निकाला जो कैबिनेट मिशन ने कहा। कैबिनेट मिशन ने कहा प्रांतीय विधानसभाएं, वहां पर प्रांतों में विधानसभाएं थी, मान के चलो। मतलब आजादी से पहले जैसे राज्यों में भी विधानसभा नहीं है क्या, वैसे ही राज्य की जगह प्रांत ले लो। प्रांतीय विधानसभाएं, ध्यान से सुनना, प्रांतीय विधानसभाएं, जो प्रांतों में विधानसभा थी ना, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान सभा का गठन करेंगे। अब बात ध्यान से सुनना। पहली बात ये कि चुनाव हुए। सबसे पहली चीज क्या? संविधान सभा के निर्माण में जो सदस्य थे उनका चुनाव हुआ। चुनाव कैसा हुआ? चुनाव किस प्रकार हुआ बच्चों? चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ। चुनाव कैसा हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। चुनाव में भाग किसने लिया? विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया। मैं ये प्रश्न जो बता रही हूँ ना, एक एक लाइन से, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके एक लाइन से 5 तरीके के प्रश्न बनते हैं, और मैं आपके सामने बनाकर दिखाऊंगी जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं बच्चों। ध्यान से सुनना। संविधान सभा में चुनाव में भाग किसने लिया? तो संविधान सभा के चुनाव में भाग किसने लिया? विधानसभा के सदस्यों ने भाग किसने लिया? विधानसभा के सदस्यों में, विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया। दूसरी बात,
चुनाव कैसे? अप्रत्यक्ष। दूसरी बात क्या? चुनाव कैसे? अप्रत्यक्ष। अब बात समझना, इसी में लिख रही हूं मैं यहीं पे। चुनाव हुए हैं एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली द्वारा। अब एग्जाम में प्रश्न आ जाए, ध्यान से सुनना, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ। पहला ऑप्शन एकल संक्रमणीय, दूसरा ऑप्शन एकल संक्रमणीय आनुपातिक, तीसरा ऑप्शन वयस्क मताधिकार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। जवाब क्या होगा? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। यहां तक पॉइंट क्लियर? चलो तीसरी बात, तीसरी बात यह कही, अब बात ध्यान से सुनना। आपके यहाँ जो पूरा जो भारत था ना, आज आप भारत को दो रूपों में देखते हो ना, एक तो है राज्य और दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश। आज एक तो क्या है? राज्य, और दूसरा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब देखना, पहले भारत 3 हिस्सों में था, प्रांत, देसी रियासत और चीफ कमिश्नरी। कितने हिस्सों में था? 3 हिस्सों में। जैसे आज केंद्र शासित प्रदेश है, पहले चीफ कमिश्नरी होती थी। जैसे आज राज्य है, पहले प्रांत होते थे। और देसी रियासत का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां अभी भी शासन तो अंग्रेज कर रहे हैं परंतु राजा मौजूद है। ऐसे क्षेत्र जहां अभी भी राजा मौजूद है, राजा मौजूद है, वो कहलाए देसी रियासत। प्रांतों में क्या था? राजा वगैरह थे नहीं, राजा वगैरह की व्यवस्था खत्म, सीधा अंग्रेजों का शासन था। चीफ कमिश्नरी में भी सीधा वायसराय का शासन होता था। भाई प्रांतों में तो फिर भी विधानसभाएं थी, गवर्नर थे, परंतु चीफ कमिश्नरी में तो सीधा शासन किसका होता था? सीधा वायसराय का शासन होता। ये पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में, ये पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में, परंतु ये राजाओं के हाथ में, देसी व्यक्तियों के हाथ में, तो इसे कहलाया देसी रियासत। अब बात ध्यान से सुनना, इसमें चुनाव हुए, परंतु देसी रियासतों में राजा थे, अंग्रेजों की सरकार नहीं थी, तो चुनाव नहीं हुए। बात ध्यान से सुनना, मैंने यहां लिखा प्रांत, तो केवल प्रांत और चीफ कमिश्नरी में ही चुनाव हुए, देसी रियासतों में चुनाव नहीं हुए। अब बात आती है मैडम देसी रियासतों में चुनाव नहीं हुए तो फिर कैसे आए? ध्यान से सुनना, देसी रियासतों में प्रमुखों की परामर्श पर सदस्यों को मनोनीत किया गया। सदस्यों को क्या किया गया? मनोनीत किया गया। अब एक बात आप सबको एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एग्जाम में एक प्रश्न आया कि संविधान सभा में सदस्य थे। बात ध्यान से सुनना, संविधान सभा में सदस्य थे, पहला निर्वाचित, दूसरा मनोनीत, तीसरा निर्वाचित व मनोनीत दोनों, तीसरा निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही नहीं थे। जवाब दो, पहला निर्वाचित, दूसरा मनोनीत, तीसरा निर्वाचित व मनोनीत दोनों, और चौथा न निर्वाचित न ही मनोनीत। जवाब क्या होगा? तीसरा। बिल्कुल सही है, जवाब क्या होगा? तीसरा, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। बड़ी खास बात है ये, हमारे संविधान सभा में आधे जो थे वो निर्वाचित थे, ठीक है, कुछ निर्वाचित थे और कुछ क्या थे? मनोनीत थे। कुछ निर्वाचित थे और कुछ क्या थे? मनोनीत थे। बिल्कुल सही कह रहे हो। चौथी बात, इतनी देर से जो बच्चे कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कितने सदस्य होंगे? मतलब संविधान सभा हम बढ़ाएंगे, पर हम संविधान सभा में 50 रखें, 100 रखें, 200 रखें, कितने सदस्य होने चाहिए? तो उन्होंने कहा एक काम कर लो, जनसंख्या के अनुपात पर या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, या आप यूं समझ लो जनसंख्या के आधार पर सीटें रख लो। बोला कैसे?
बोले कि एक काम कर लो, एक निश्चित जनसंख्या पर इतनी सीट होगी। तो सीधी सी बात है, कैबिनेट मिशन ने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट या एक प्रतिनिधि होगा। मैंने हालांकि इससे एग्जाम में प्रश्न बनते हुए नहीं देखा, एक बार कहीं मैंने पढ़ा था, सीधा लिखा हुआ था कि संविधान सभा में, ध्यान से सुनना प्रश्न को, संविधान सभा में एक प्रतिनिधि, संविधान सभा में एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर आया था? तो एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर आया था? 10 लाख की जनसंख्या पर आया था। ठीक है, एक सीट कितनी जनसंख्या पर थी? एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर थी। एक सीट 10 लाख की जनसंख्या पर थी। अब मेरी बात को और अच्छे से सुनना, अगर इन्होंने जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया तो कैबिनेट मिशन ने कुल सीटें कितनी रखी थी? संविधान सभा में कुल सीटें कितनी रखी थी? 389 रखी थी। 389 को अलग अलग भागों में बांटेंगे हम लोग। उससे पहले मैं एक बार इसको रिवाइज करवा दूं, उसके बाद अपन एक प्रावधान और पढ़ेंगे। एक छठा प्रावधान है अंतरिम सरकार का, अंतरिम सरकार का एक प्रावधान और पढ़ेंगे और उसके बाद में कैबिनेट मिशन के प्रावधान पूरे हो जाएंगे। तो कैबिनेट मिशन को लेकर ध्यान से सुनना मेरी बात को। कैबिनेट मिशन जो है उसके प्रावधान में सबसे पहली बात कही गई, संविधान सभा बनाई जाए, संविधान के लिए संविधान सभा बनाई जाए। दूसरी बात, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान सभा का गठन करेंगे। चुनाव में भाग लेगी प्रांतीय विधानसभा। चुनाव कैसा? अप्रत्यक्ष। और चुनाव की पद्धति क्या है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रतिनिधित्व मत प्रणाली। चौथी बात, देशी रियासतों में देशी रियासत में जो प्रमुख व्यक्ति हैं, देशी रियासतों में जो प्रमुख हैं, प्रमुखों की परामर्श पर सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो देशी रियासत में सदस्य मनोनीत हुए। अगली बात, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण हुआ। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में सीटों का निर्धारण हुआ, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी या एक प्रतिनिधि जो था वो आवंटित किया गया था। अगला हमने देखा कि इस आधार पर अगर सीटों को बांटा तो टोटल सीटें निकली 389। टोटल सीटें कितनी निकली? 389। ठीक है, 389 सीटें निकली यहां तक। फिर हम बात करेंगे छठे पॉइंट की, और वो है अंतरिम सरकार। क्या होती है अंतरिम सरकार? किस प्रकार अंतरिम सरकार को बनाया गया? क्या कार्य अंतरिम सरकार करती है? ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर। मैं प्रावधान आगे चलेंगे, अपन 4 तो पढ़ लिए। अब देखो, अभी तक कैबिनेट मिशन में ही है हम लोग, और कैबिनेट मिशन के 4 प्रावधान पढ़ चुके। 5वां प्रावधान सुनो। 5वां प्रावधान क्या था? कि संविधान में कुल सीटें होंगी 389। कुल सीटें होंगी 389, जिसमें प्रांतों से सीटें कितनी? 292। देशी रियासत से सीटें कितनी? 93। और चीफ कमिश्नरी से सीटें कितनी? 4। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे 11 प्रांत कौन से हैं, चीफ कमिश्नरी कौन सी है, अभी समझ लेंगे, निश्चिंत रहो। ठीक है, छठी बात ये है अंतरिम सरकार। क्या थी? अंतरिम सरकार। अब देखो इसके साथ हुआ क्या। आपके यहां में एक सीधी सी बात है, आपके यहां अगर अंग्रेज नहीं है या धीरे धीरे अंग्रेज अपना वर्चस्व या अपना अधिकार हटा रहे हैं, धीरे धीरे अगर अंग्रेज अपना अधिकार हटा रहे हैं, तो आपके यहाँ कानून बनाने के लिए या देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार तो अनिवार्य है ना। और जब संविधान बन रहा है उस दौरान आपके जो देश है उसको उस देश में सरकार कौन होगी, उस देश में कानून लागू कौन करेगा। तो उसके लिए कैबिनेट मिशन ने एक प्रावधान दिया, और वो था अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ठीक है, तो आपके यहाँ एक अंतरिम सरकार के गठन की प्रावधान की बात आती है। अंतरिम सरकार के गठन की बात कैबिनेट मिशन करता है, और अंतरिम सरकार जो थी उसकी घोषणा, ध्यान से सुनना मेरी बात को,
अंतरिम सरकार की जो घोषणा है, अंतरिम सरकार की जो घोषणा है वो 24 अगस्त 1946 को की गई। अंतरिम सरकार की घोषणा जो है वो घोषणा, केवल घोषणा हुई थी। 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई है। अंतरिम सरकार का गठन मतलब सभी मंत्रियों ने, जो सरकार में मंत्री थे ना, उन मंत्रियों ने अपनी शपथ लेकर अंतरिम सरकार का गठन कब माना गया? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का क्या माना गया? गठन माना गया। यहां तक पॉइंट क्लियर कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया और उसकी घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। ठीक है, अब बात आती है इसके अध्यक्ष की। तो अंतरिम सरकार में अध्यक्ष वो होगा जो वायसराय होगा, अध्यक्ष वो होगा जो वायसराय होगा, और उपाध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को। और इसी के साथ जो टोटल सदस्य थे, इसी के साथ टोटल सदस्य कह लो या टोटल मंत्री कह लो, कितने रखे? 15। इनमें से कोई हटाया, कभी रखा, ठीक है, एक में से कोई एक हटाया गया या कोई रखा गया। इस तरह हटा कर देखा जाए तो लास्ट में कितने थे? 15 थे। तो मेरी बात को फिर समझो, अंतरिम सरकार की घोषणा हुई कि गठित किया जाए, ठीक है, और उस गठन में 2 सितंबर 1946 को उसका गठन मतलब उसकी स्थापना की गई। और जो अध्यक्ष है बिल्कुल वायसराय होगा। आप बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं, वायसराय के रूप में माउंटबेटन जो थे वो इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष बने थे। माउंटबेटन इसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष जो है वो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बने थे। क्योंकि अंतरिम सरकार की स्थापना होने के बाद इसने जब काम करना शुरू किया था ना, वो अलग समय था। टोटल जो व्यक्ति थे वो 15 थे। अब एक बात और सुन लो, प्रावधानों में अंतरिम सरकार की बात कर ली तो आपके यहां देश में जब तक निर्वाचित, देखो 1952 में तो निर्वाचित सरकार बन गई थी ना, निर्वाचित सरकार से पहले कौन सी सरकार काम कर रही थी? अंतरिम सरकार कर रही थी, ठीक है ना। निर्वाचित सरकार में अंतरिम सरकार मतलब जब तक निर्वाचित नहीं आई तब तक काम कौन कर रही थी? अंतरिम काम कर रही थी, ठीक है, तब तक अंतरिम काम कर रही थी। अब एक बात और सुन लेना, इन्होंने क्या किया कि प्रांतों की सीटों में या प्रांतों की जो सीटें हैं उन्हें 3 समुदाय में बांटा। प्रांतों की सीटों को 3 समुदाय में बांटा। पहला सामान्य, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। तो सिख की 4 थी, मुस्लिम 79 थे, ये 213 थे। सामान्य सीटें 213, मुस्लिम की 79 थी और सिख की 4 थी। इन्होंने क्या किया? 3 समुदाय में, इन्होंने क्या किया? 3 समुदाय में बांटा, ठीक है, 3 समुदाय में बांटा, जिसमें पहला है सामान्य, ठीक है, मुस्लिम, तीसरा सिख। देखो मुस्लिम और सिख के अलावा, ठीक है, मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी थे ना वो सब के सब किस में फिट कर दिए? सामान्य में फिट कर दिए, ठीक है। जो मुस्लिम और सिख थे उनको छोड़कर बाकी सबको सामान्य में फिट कर दिया। 213 सामान्य में थे, सामान्य की सीटें थी, मुस्लिमों के लिए 79 थी और सिखों के लिए कितनी थी? 4 थी, ठीक है। ये टोटल कर लो, टोटल करो इनका कितना होता है। ये सही है क्या? टोटल करो इनका, अरे टोटल कर लो, पता चल जाएगा। निर्वाचित 296 थी, उन 296 में बिल्कुल सही है 213, 79 और 4। ये यहां तक ध्यान हुआ, यहां तक कंप्लीट। ये आपके कैबिनेट मिशन के प्रावधान जो है वो कंप्लीट हो गए। कैबिनेट मिशन के जो प्रावधान है वो कंप्लीट है, ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रावधान कंप्लीट हो गए। अब ध्यान से सुनना, इस कैबिनेट मिशन के प्रावधानों को हमने स्वीकृति दी और कैबिनेट मिशन के प्रावधानों को स्वीकृति देने के पश्चात कैबिनेट मिशन को स्वीकृति दी। कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत में संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ। भारत में संविधान का निर्माण प्रारंभ हुआ और उस संविधान निर्माण में हुए चुनाव,
और चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 को। तो भारत में संविधान निर्माण के लिए चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 को। मेरा आपसे अब एक प्रश्न है, मेरा आपसे एक वो प्रश्न है, वो ये है, भारत में सर्वप्रथम चुनाव कब हुए? भारत में सर्वप्रथम चुनाव कब हुए? 46, 47, 1950, 1952। भारत में, ध्यान से सुनना, इस प्रश्न का जवाब दो, भारत में सर्वप्रथम चुनाव कब हुए? 46, 47, 50 या 52? यहां बात आती है प्रश्न की, यहां ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनना, भारत में चुनाव अगर आ जाए 1952 ही करना है, 46 पे मत जाना। कहोगे मैडम लिख तो रखा है, लिखा है मैंने, पर भारत में चुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, जवाब हमेशा 1952 ही होगा, 1952 ही होगा। अगर एग्जामिनर ये लिखे कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा हेतु चुनाव कब हुए, अगर प्रश्न यूं आए, अगर प्रश्न में लिखा हो कि संविधान सभा के लिए चुनाव बताओ, ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए चुनाव बताओ, तब जवाब होगा 1946, ठीक है ना, तब जवाब होगा 1946। वरना अगर सीधा पूछ लेना कि सर्वप्रथम चुनाव कब हुए, तो जवाब क्या होगा? 1952। जवाब क्या होगा? 1952 होगा, ठीक है ना। सॉरी, अगर संविधान सभा के चुनाव की बात आ जाए तब तो है 76, और सबसे पहले चुनाव की बात आ जाए तो होगा 1952। यहां तक पॉइंट क्लियर? हाँ राकेश जी, अक्टूबर 1951 में चुनाव प्रारंभ हो गए थे और दूसरे चरण के चुनाव फरवरी 1952 में हुए थे। प्रारंभ 51 में हो गए थे, ठीक है ना, प्रारंभ 51 में हो गए थे। चलो, चुनाव हो गए। अब चुनाव की पद्धति में अगर हम देखें तो कुल सीटें, टोटल सीटें कितनी थी? टोटल सीटें थी 389। उन 389 को मैंने प्रांतों में बांटा। प्रांत कितने थे? 11, और उन 11 प्रांतों में सीटें कितनी? 292। देसी रियासत तो लगभग 500 से भी ज्यादा थी, देसी रियासतें तो 500 से भी ज्यादा थी, और देसी रियासतों से सीटें थी 93। और उसी के बाद बात करते हैं चीफ कमिश्नरी। चीफ कमिश्नरी कितनी थी? 4। चीफ कमिश्नरी कितनी? 4। अब देखो, अगर 11 प्रांतों की बात करते हैं तो जैसे कि पंजाब, संयुक्त प्रांत, मद्रास प्रांत, सिंध, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा, बंबई प्रांत, ऐसे करके 11 थे। ये कितने हो गए? ऐसे करके 11 थे। हो सकता है नाम कुछ दिमाग से स्किप हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, ठीक है। कुछ 1 2 का नाम मेरे दिमाग से स्किप है। एक आपका एमपी, इसे विंध्याचल प्रदेश भी कहा जाता था, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ मैंने बता दिया आपको। तो लगभग टोटल प्रांत कितने थे? 11 थे। टोटल जो थे वो 11 थे, ठीक है ना। टोटल 11 प्रांत थे, बिल्कुल जैसा कि ऋषु सिंह ने कहा। इन प्रांतों से और चीफ कमिश्नरी में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे, ठीक है। तो ये 11 प्रांत थे। देसी रियासतें 500 से भी अधिक थी, इनके नाम मत पूछना, मुझे याद नहीं है, ठीक है, किसी के भी याद नहीं होंगे। चीफ कमिश्नरी 4 थी, वो नाम याद जरूर रखना। एक तो थी दिल्ली, एक थी कुर्ग, ये कर्नाटक का एरिया को बोलते थे, कर्नाटक, ठीक है ना। एक था बलूचिस्तान, और एक थी आपकी अजमेर मेरवाड़ा। एक आपका क्या था? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो ये आपकी 4 तो चीफ कमिश्नरी, इनका पता होना चाहिए।
ये तो राजस्थान में है, ये पाकिस्तान में है, ये कर्नाटक में है, ये दिल्ली है ही है, आपको पता है। ठीक है, 93 ये आपके देशीय रियासतें हो गई और ये हो गई आपकी प्रांत। ठीक है ना। यहां तक पॉइंट क्लियर। अब अगर चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव के साथ अगर मैंने सिलसिला क्लास में आगे बढ़ाया तो लगभग हमें आधी घंटा और चाहिएगा। ठीक है, हम कल पढ़ लेंगे चुनाव को और हमें आगे देखना है कितनी सीटों पर निर्वाचन हुआ, कितनी सीटों पर कौन जीता, किस प्रकार कार्य हुए, फिर चुनाव होने के बाद क्या किया। ठीक है, तो बाकी चीजें जो है वो हम कल पढ़ लेंगे, बाकी जो सारी चीजें हैं वो हम कल पढ़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। संविधान सभा को आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी संविधान सभा की चर्चा हम कल करेंगे।